जय मिथिला दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में जो है इतना याद कर लीजिए, ज़्यादा मत पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि 15 से 20 दिन बचा हुआ है आपके लिए। और देखिए 10 मार्क्स का हर साल पूछते रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहता है, अब बोलता है 5 का जवाब देने के लिए, समझे? तो वही क्वेश्चन हम जितना भी पोइट्री का है, संपूर्ण किताब का हम बता रहे हैं आपको, समझे? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपको कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। आखिर वो कौन चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है लेकिन अपने लोग के पास है, मनुष्य के पास है? बताइए। कि ये कहानी आपको पहले ये समझिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, पहला चैप्टर जो है आपको उससे लिया गया है। अब बोलता है क्या, वो अपनी धर्म पत्नी को समझाता है कि देखो, सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, ना वो प्यार मोहब्बत, कुछ नहीं जानता है सूरज। सूरज कौन चीज़ जानेगा? वो उसका काम है सुबह में उगता है और शाम में जो है डूब जाता है। तब पर भी देखो रोज वो डूबता है उगता है। और मेरे पास तो तुम्हारे जैसे पत्नी है, हम उस तुमसे प्यार करते हैं, हैं? तो हम जो है जरूर आएंगे। जैसे सूरज आता है रोज, वैसे हम जरूर आएंगे, तुम हम पे विश्वास रखो। इसका आंसर लिखा है द सन हैज नेदर डिजायर नॉर सेंस नॉर एनी आइडिया ऑफ एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट इस जर्नी। देखिए, ना तो सूरज के पास कोई इच्छा है, ना उसके पास कोई सेंस है, ज्ञान है, ना उसके पास कोई विचार है कि कोई भी विचार है कि हम 24 घंटा में नहीं, हम 2 घंटा में उग जाएंगे, फिर से डूब जाएंगे, फिर उग जाएंगे, डूब जाएंगे, फिर उग जाएंगे। ऐसा कोई है नहीं ना है। फिर भी वो रोज डूबता है, रोज उगता है अपने टाइम पे। उसी तरह से अभी हमको जाने दो, वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी हमको जाने दो, और एक टाइम आएगा हम खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो प्यार करने के लिए तुम्हारी जैसी पत्नी भी है, तो हम आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन का यही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको, 30 क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। साइंग और वीपिंग, साइंग मतलब कहराना और वीपिंग मतलब रोना। जब कभी जो है ना जाने लगता है उससे, तो उसकी पत्नी जो रहती है वो रोने लगती है, तो उस पे वो क्या बोलते हैं, कवि लिखते हैं क्या कि तुम जो कहराती हो ना, साइंग मतलब कहराना, तो ऐसा लगता है मेरा आत्मा जो है ना तुम निकाल के लेके चली गई हो, समझे? मेरा आत्मा, SOUL सोल, मेरा आत्मा ऐसे लग रहा है कि तुम निकाल के लेके चली गई हो। और उतना ही नहीं, और जब तुम रोती हो ना, लगता है कि तुम्हारे आंख से आंसू नहीं गिरता है, मेरा खून गिर रहा है, इसलिए तुम रो भी मत। दूसरा का यही हुआ आंसर। तीसरा देखिए, दूसरा चैप्टर से लिया गया, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इसमें कौन वक्ता है? तो द पोइट वाल्ट व्हिटमैन हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इस टाइप से पूछ देगा हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, तो आपको यही नहीं पता रहेगा किस चैप्टर से पूछ रहा है। इसका आंसर ये रहेगा, रट लीजिए इसको, जितना अभी हम बता रहे हैं आपको। वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। तो आखिर ट्वाइस जो है ना, स्पीकर 2 बार क्यों प्रयोग किया यू का? सॉरी, यू जो है पूरे कविता में, यू जो है पूरे कविता में 2 बार प्रयोग हुआ है, क्यों? द स्पीकर यूज यू ट्वाइस टू एम्फेसाइज द सिमिलर ऑफ ब्लड विच इज इक्वल टू एवरीवन। देखिए, मतलब इसलिए बोल रहा है कि यू, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या, जो खून तुम्हारे अंदर है वो खून मेरे अंदर भी है। याद रखना, वो आपको इस समानता के लिए इम्पेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। जैसे अपने लोग भी बोलते रहते जोर से कोई भी चीज़, तुम करेगा और कोई नहीं करेगा, तुम करेगा। उसी तरह से कि जो खून तुम्हारे अंदर है वही खून मेरे अंदर भी है, समझे? इसको बताने के लिए, जोर देने के लिए आपको जिस गुस्सा में यू का प्रयोग दोबारा किया गया, यू, समझे? 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए अब आपको, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। क्वेश्चन का आंसर समझिए कि आखिर वो गर्मी में क्या ऑब्जर्व करता है। तो ही ऑब्जर्व पेन गिव, देखिए दे खोल के अपना पीठ, और वो जो है सो जाता है घास पर, तो क्या अनुभव करेगा? अनुभव यही करता है कि घास का जो नोकी रहता है वो गढ़ रहा है, किसको? पोइट को, कविता जो लिखते हैं उसको गढ़ रहा है। वही बोल रहा है क्या, वो हमको दर्द दे रहा है। कौन चीज़? स्पाइक ऑफ ग्रास, आपको जो घास का जो नुकीला जो रहता है ऊपरी परत, वो हमको दर्द दे रहा है। इसका आंसर यही हुआ। व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जब पोइट बोलता है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, आप कविता भी है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि प्रोसेस ऑफ डेथ। मतलब क्या कि डेथ का प्रक्रिया कि आदमी जन्म लेता है, कुछ दिन रहता है, मर जाता है। यही है, यही सच भी है भाई। आदमी जन्म लेता है लेकिन मरना तय रहता है। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। हम अपना लास्ट जर्नी मतलब कि अंतिम संस्कार जो था, अंतिम वक्त,
अपना जो सारा में जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपना लोग, जिसको इंग्लिश में ग्रेव बोला जाता है, कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे करते हैं हम अपना, कि देख लो क्या करते हैं, चचरी से बांध देते रहता है हिंदू धर्म में, और आपको सिख में और मुस्लिम क्या करता है, आपको वुडन ग्रेव कॉफिन दे देते रहता है, मतलब कि एक आपको अलमारी टाइप का दे देते रहता है, उसमें सुला देता है, आज 4 आदमी कंधा दे के लेके चले जाते रहता है। वही हुआ लास्ट जर्नी हमारा। व्हेन ए मैन डाई, जब एक आदमी मर जाता है तो 100 ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी, तो उसका जितना भी आपको 100 10 20 50 100 जितना भी आदमी रहता है, वो आदमी जो है ना उसके बॉडी को, मरा हुआ बॉडी को आप क्या कर देते हैं, उस बक्सा में दे देता है और गाड़ देता है। वही हमारा लास्ट जर्नी है। समझे बात? आप समझिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपने आप को। हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, कौन ट्रेवलर्स है और उसे कैसे ब्लेस्ड मिलेगा, तो ओल्ड पीपुल, बुढ़वा अथी जो रहता है बुढ़वा सब, वही हुआ ट्रेवलर्स, और वो आपको जब मर जाएगा ना तब अंतिम संस्कार हो जाएगा उसका। हाउ विल दे ब्लेस्ड, कब वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जब वो मर जाएगा, तब वो, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिए, समझिए बात को, टाइम नहीं रहा। हु आर द विस्परिंग नेबर, कौन है आपको विस्परिंग नेबर, एजेंट ऑफ डेथ, जिसको यमराज बोलते हैं। 10 में देखिए आप, हु आर द डेपिक्ट एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन, फर्स्ट 2 लाइन में फ्रेंड किसको बोला गया है, किसको दर्शाता है, ऑटम एंड द सन को, जो है ना आपको ऑटम शरद ऋतु, सूरज को जो है एकदम अभी नहीं देखते हैं, सूरज निकलता है तो कैसे अपना लोग जो है निकल जाते, एकदम धूप सेकते रहते हैं, अब वही धूप जो गर्मी में लगता है तब देखते क्या मजा आता है, बताइए। फिर देखिए आपको, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हम इसको समझा दे रहे हैं आपको सिर्फ, कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु जो है आपको बसंत ऋतु से कैसे एक दूसरे के मेल मिलाप करता है। देखिए बसंत ऋतु अब कब आएगा, बताइए बताइए, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बताइए बताइए, बसंत ऋतु कब आता है, बताइए। स्प्रिंग ऋतु कब आता है, कि जब देखो अभी जैसे कि ठंडी खत्म हो जाएगा, गर्मी चढ़ने वाला रहेगा, उसी बीच में ठंडी अभी खत्म होगा और गर्मी चढ़ने वाला रहेगा, उसी बीच को तो बसंत ऋतु बोलते हैं, वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा। तो जब गर्मी आने से पहले और गर्मी के बाद जो ऋतु आता है उसी को बसंत कहते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक ऋतु रिलेटेड रहता है। देखिए बसंत ऋतु जो है ये हो गया अभी शरद, मतलब अभी समझिए ठंडा, ठंडा मौसम, ये होगा गर्मी मौसम, उस दोनों के बीच में आता है। तो बसंत ऋतु कब आता है, हम लिखेंगे एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो गर्मी से पहले आता है और ठंडी के बाद आता है, इसे भी लिख सकते हैं आप, या ये लिख सकते हैं कि गर्मी, जैसे हम लिखे हैं गर्मी से पहले आता है, और ठंडा कैसे रिलेटेड है कि गर्मी के बाद ठंडा आता है, ठंडा के बाद शरद वसंत आता है। समझिए बात को, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखें कि बसंत गर्मी से पहले आता है, द स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर सीजन, एंड और द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन किसको बोला था, ये शरद ठंडा को ऑटम, ऑटम सीजन स्टार्ट कब होता है, जब गर्मी खत्म हो जाता है तब होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे, तीनों से रिलेटेड है। देखिए बसंत कब आता है, गर्मी ठंडा के बाद आता है, और गर्मी कब आता है, बसंत के बाद आता है। तो हम बोल सकते हैं बसंत बीच में है तो दोनों से मेल मिलाप करके रखा है, रिलेटेड है, बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है भाई। देखिए फिर देखिए आपको, वे डज द लेडी लाई, लेडी लाइक मतलब लेडी जो रहता है कहाँ पड़ी रहती है, ग्रेवयार्ड में, एकदम पूरा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी पढ़िएगा, मज़ा आएगा इसमें, कि जो कवि जो है उससे प्यार करते रहता है, उसी सब के बारे में। दो गो तो प्यार से रिलेटेड, एगो तो स्वीटेस्ट लव, आ एगो ये वाला हो गया फायर इन है शायद, कि क्या है पता नहीं, याद नहीं हम चैप्टर का। ये आपको हो गया वेस्टर्न लेडी के बारे में जो बोलता है, ये बहुत अच्छा कविता है। फिर देखिए 13 नंबर, व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट, अच्छा देखिए ब्यूटी के बारे में कवि क्या सोचता है, कि पोइट थिंक्स दैट ब्यूटी इज शॉर्ट। देखिए जो सच बात है भाई, खूबसूरती जो है जवानी तक रहता है, ये तो सच बात है, ये तो सब मानता है कि खूबसूरत बहुत कम टाइम का रहता है, के लिए रहता है, ये जो है ना बहुत जल्दी पास हो जाते रहता है, समझे। 13 नंबर 14 नंबर समझिए आप, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब पोइट कविता कहता थी, जब कवि कहता है कि व्हेन ही सेज
जब वो बोलता है क्रम्बल तो इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। क्रम्बल जो बोलता है उसका मतलब क्या होता है, कविता जब पढ़िएगा उसमें क्रम्बल का मतलब क्या होता है। देखिए बात है, पोइट इज वेरी सैड टू थिंक दैट नो बडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री आफ्टर हिज डेथ। बोलता है क्या, देखिए वो सबसे खूबसूरत लड़की, कभी मानता था कि बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो मर जाएगी तो वो इसी टेंशन में है कि मर गई है, आखिर उसको याद कौन करेगा, बस वही टेंशन में कि उसको याद कौन करेगा। सोचिए, इसी में वो बहुत टेंशन में, बहुत दुखी में कि आखिर वो खूबसूरत जो इतना लड़की थी, जब मरी नहीं थी तो सब याद करता था, अब मर जाने के बाद उसको कौन याद करेगा। तुम ही याद करो भाई, कौन याद करेगा। इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ, क्या कविता कवि मरने से डरता था? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहादुर सिपाही था, इसलिए वो अपने देश का बहादुर सिपाही था, वो मरने से डरता नहीं था। 16 नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। व्हाट डज डस्ट मीन्स? डस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि डस्ट का मतलब होता है कि सिपाही का जो मरा हुआ शरीर है ना, उसी को इस कविता में डस्ट के से दर्शाया गया है। समझे कि देखो देखो कि सबसे, ये तो जमीन है ना, जमीन में जो है ना एकदम पूरा, बोल सकते हैं क्या हम, इतना महान धरती पे, इतना महान इस जमीन पे, जैसे भारत का कोई भी मरता है तो बोलते हैं इस महान जमीन पे एक सुपुत्र का यहाँ पे समाधि है, उसी तरह बोल रहा है। यहाँ समाधि का मतलब समझे डस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मरा हुआ है उस देश में जो सिपाही, उस सिपाही का मरा हुआ शरीर इस जमीन के अंदर दफनाया गया है, समाधि के अंदर दफनाया गया है। बात समझिए, हर एक देश का सिपाही उसके लिए महान होता है, जैसे हम लोग के देश के लिए अपना सिपाही महान होता है, उसी तरह से जैसे हम मरता है तो हम लोग मरना नहीं बोलते, शहीद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान है भाई, कॉमन आदमी नहीं है देश के लिए मरने वाला। वाई डज द पोइट कॉल्ड मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट? बाप रे, देख लीजिए, द पोइट कॉल्ड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्यों? क्योंकि वो जो जहाँ पे अपना क्राइम करता था, जहाँ पे अपना क्राइम करता था वहाँ पे रहता ही नहीं था कभी भी। जब पुलिस पहुँचता था उससे पहले वो जो है ना उस जगह को छोड़ देता था। तो इतना बढ़ा चढ़ा के इसमें बोला गया है, क्या बताएं। वाई इज मैकेविटी टर्म्ड एज क्रिमिनल? मैकेविटी जो था बिल्ली, उसको क्रिमिनल क्यों बोला गया? मैकेविटी इज टर्म्ड एज क्रिमिनल बिकॉज इट ब्रेक्स द लॉ। क्या करता था? जितना भी कानून था सबको तोड़ देता था, इसलिए उसका नाम क्रिमिनल हो गया। और उसका जो भी काम करता ना, क्रिमिनल वाला काम, चोरी करना, डकैती करना, मतलब वही हुआ ना क्रिमिनल का काम। 19 में देखिए, वाज द पोइट हिंदू बाय रिलीजन? नहीं, पोइट जो है ना हिंदू नहीं था। बहुत टाइम हो गया, बात 13 नंबर का मिनट का बन गया। अब इस समझिए बात को और स्क्रीनशॉट लेके सबको लिख लीजिए। व्हाट डज द पोइट सी इन द मॉर्निंग एट द घाट? घाट पे आके क्या कभी देखा कि एक शरीर, सुबह सुबह जब गया घाट पे तो देख रहा है कि एक शरीर जो है जल रहा है, जैसे मणिकर्णिका में नहीं रहता है आपको, वैसे ही शरीर जल रहा है। उसमें क्या हो गया, एकदम पूरा लाल लाल पीला पीला जो है ना आपको ज्वाला, अंदर से जो है ना ज्वाला आ रही है जलते हुए शरीर में से, जिसमें से कुछ शरीर का अंश जल गया है, कुछ नहीं जला है। वही बोल रहा है इसका मतलब। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट? का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे मृत शरीर को जलाया जाता है उसी को बोल रहा है बर्निंग घाट। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक? कहाँ पे मिला? ट्रॉ पे मिला, जहाँ पे क्या नाम है, पानी और समतल जो मिलते रहता है वहीं पे मिला। पानी और आपको जो जमीन मिलते रहता है वहीं पे मिला। देख रहा है कि आराम से गटगट करके पानी पी रहा है सांप। वाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट? क्यों? क्योंकि पहले सांप पहुंचा था, इसलिए बोला कि हम वेट करेंगे, सांप मेरे लिए गेस्ट है, इसलिए बोला कि हम वेट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जूली विथ एटना स्मोकिंग? इसका मतलब क्या हुआ? तो सिसिलियन जूली विथ एटना स्मोकिंग का मतलब हुआ कि एक्सट्रीमली हीट, अत्यधिक गर्मी। वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक? आखिर जो कवि था वो आपको सांप से क्यों प्यार करने लगा, क्यों पसंद करने लगा? क्यों? क्योंकि सांप आराम से आया, आराम से आया, देख लीजिए, आराम से पीसफुली आया।
और आराम से पानी पी रहा था, एकदम एकदम इनोसेंट, नहीं समझते हैं, नादान टाइप का, जिसको लगता है कटबो नहीं करेगा हमको, हम जाएंगे तो, उस टाइप से आराम से आया, पहले आया, आराम से पानी पी रहा था। तो हम उसको क्या मतलब क्या समझे तब, इसलिए हमको पसंद आ गया। इतना आराम से सांप भी रह सकता है। इसलिए स्पीकर बोलता है क्या, अ किंग इन एक्स, व्हाई डिड द स्पीकर कंसीडर्ड इट, मतलब सांप को स्पीकर मतलब कवि क्यों बोला कि जंगल का राजा, एक किंग इन एग्जाइल, क्योंकि वो ब्लैक कोबरा था। ब्लैक कोबरा राजा बोला जाता है, सांपों का राजा ब्लैक कोबरा, काला नाग, जिसको हम किंग ऑफ द स्नेक बोलते हैं। इसलिए कभी भी बोलता है कि वो लगता है जंगल का राजा है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह पानी का सांप का राजा कोबरा होता है वो, और वो कोबरा ही था। इसलिए जो है कवि जो है ना उसको किंग इन एक्साइल बोल रहा था। और ऊपर से वो कवि को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। 27 नंबर में देखिए आपको, वो इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, इसमें से आई सेकेंड लाइन में जो है ना आपको आई का मतलब क्या है, जब पोएम पूरा पढ़िएगा कभी आपको कविता, उसमें दूसरे लाइन में जो आई जो दिया है उसका मतलब क्या है, आई रेफर्स टू द पोइटेस, वही कवित्री को रेफर करता है। आई मतलब मैं मतलब क्या, जो लिखी है, लिखी कौन है, कवित्री, और लिखा रहता है कवि। वे डिड द स्पीकर वंस रिसीव, हो देखिए ग्रैंड मदर वाला है ये, द स्पीकर वंस रिसीव्ड इन द हाउस वेयर सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, बोलता है कि कवित्री कि एक बार हम अपने ग्रैंड मदर दादी माँ के जब साथ रहते थे तभी ही हम प्यार जो है ना, हमको प्यार मिला था एक बार जब हम दादी के घर में रहते थे, दादी के घर में रहते थे। अब तो वो घर उजड़ गया है, लेकिन पहले जब हम दादी के साथ रहते थे उस घर में हमको बहुत प्यार मिलता था। और एक बार प्यार इसमें बोल रहा है मिला कहाँ, तो दादी के घर में। वाई डिड द हाउस गो इन द साइलेंस, आखिर जो दादी का घर था वो एकदम सन्नाटा कैसे पड़ गया, कैसे सन्नाटा पड़ गया उसकी दादी के घर में। तो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस एज द वोमेन हु लिव्ड देयर वाज डेड, आखिर बात उसकी जो दादी रहती थी, दादी गुजर चुकी थी, मर चुकी थी भाई, इसलिए वो जो घर था पूरा सन्नाटा हो गया था। दो ही आदमी रहता था, एक तो कवित्री और उसकी दादी, तो दादी तो मर ही गई। वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, कवित्री तब पर भी उस घर में रहने पे, उस रूम में रहने के मतलब उस घर में रहने पे अपने आप पे गर्व कैसे अनुभव करता था। द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस बिकॉज सी यूज्ड टू लव रिसीव लव, देयर सी गॉट ए लव ऑफ एफेक्शन एंड अटेंशन, देखिए इसलिए गर्व अनुभव करता था कि उसी घर में वो अपना प्यार मोहब्बत जो भी था दादी से मिलता था, एकदम बचपन का प्यार था उसका, उसी घर में जो प्यार मोहब्बत था उसको मिला था। इसलिए वो जो है अपने आप को प्राउड फीलिंग करता है, अनुभव करता है उस घर में रहने से, समझे। 31 नंबर में देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। वाई डज द स्पीकर से डैट सी हैज लॉस्ट हर वे, क्यों बोलता है, क्योंकि सी हैज नो टाइम टू गो टू हर ग्रैंड मदर हाउस एंड देयर इज ए स्मॉल चेंजेज एट द ग्रैंड मदर हाउस, देखिए बहुत टाइम से वो अपने दादी माँ के घर नहीं गया था, नहीं गई थी, और दादी माँ के जो घर था वहाँ पे कुछ कुछ बदलाव आ गया था, जैसे गेट जो है ना आपको टूट फूट गया था, घर का नक्शा ही चेंज हो गया था। इसलिए बोल रहा है कि हम जो घर जाते थे तो घर जाने का जो है ना आपको रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि बहुत दिन से तो पहली बात हम गए नहीं हैं, और दूसरी बात जो है ना आपको जो पहले आपको घर जैसा था वैसे अभी नहीं है, समझे। इसलिए वो आपको जाने का रास्ता भूल जाती है कवित्री। चलिए थैंक यू सो मच, इतना तक ही था, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।